ग्रेविटेशन की थ्योरी वन शॉट में खत्म कर चुके हैं हम। इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप सारे क्वेश्चंस करते हैं और इनकी प्रैक्टिस वन बाय वन कर लेते हैं तो आपका पूरा ग्रेविटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्चुअली आप काफ़ी इसको अच्छा पाएंगे इसको। इसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है IIT JEE में या दूसरे AIEEE में, वो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ सारे क्वेश्चंस जो है आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा जो कोर्स है वो आपको JEE मेंस के लिए वो पूरा मिलेगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे कि वो भी उसका बेनिफिट ले सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मेड 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोर्स जो है, फोर्स की बात करें तो आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन आप करते हो ना, क्वेश्चन देखिए और उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 सेकेंड जरूर सोचिए कि ये क्या बोला गया है इसमें क्वेश्चंस में और क्या पूछा गया है आपको। ओके, क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं और क्या क्या आपसे पूछा गया है। ओके, तो अगर आप पहले ही 2-3 सेकेंड तक हर क्वेश्चन में 2-3 सेकेंड तक आप सोचते हैं तो इससे आपका एक डायरेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे डायरेक्शन में आप इसको स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज आप कई बार होता है कि हम ट्रायल करते रहते हैं और ट्रायल करते करते टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। निकल जाएगा, आंसर निकल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रायल करने पे आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए शुरू में ही आप एक बार 2 से 3 सेकेंड के लिए सोचिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो फोर्स जो है वो फोर्स आपको पता है, लिखते हो क्या लिखते हो, Gm अपॉन r² या Gm1m2/r², ऐसे लिखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फोर्स जो है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये डिस्टेंस जो है, शुरू में डिस्टेंस इसको बेसिकली चेंज करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो फाइनल मान लेते हो कि फाइनल में जो ये होगा, फाइनल में जो फोर्स होगा वो मैं बोलता हूँ कि एफ डैश है, शुरू में एफ है। अब आपको देखिए मास तो चेंज होना नहीं है, अर्थ का और सन का मास तो चेंज होना नहीं है, मास सेम ही है। तो अगर आप इन दोनों को अलग अलग भी लिखते हैं, सपोज करके एफ डैश इधर है और तो क्या करेंगे आप, वो कट जाएगा ये आर डैश का स्क्वायर। तो ये इस समय जो आर की वैल्यू है वो दे रखा है इन्होंने कि 3 टाइम्स, जो शुरू में जो था उसका 3 टाइम्स है, यानी कि ये जो है वो कितना आ जाएगा, Gm/3r का होल स्क्वायर। ओके, अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यानी कि f ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो यहाँ पे r² आ जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पे 9r² आएगा। कैसे 9r² आया, इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो 9r² आ जाएगा और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, इसको ये कैंसिल हो गया 1/9। ओके, तो नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना टाइम्स है, F/9। जो पहले जो था उसका 1/9। कौन सा आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए 1/9 टाइम्स। ओके, तो हमेशा जो है ये जब भी आप क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, उसको सोच लीजिए कि क्या बोला गया है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था वो है बेसिकली न्यूटन्स लॉ के ऊपर दिया गया है, पहला वाला क्वेश्चन। ओके, तो इसमें हम हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे, जो भी ग्रेविटेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर लगभग हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, और जिससे कि वो सारे जो उसका एप्लीकेशन आप कर पाए और अच्छे से अप्लाई कर पाए। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम जो देखेंगे वो अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि किसके लिए है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इंटेंसिटी के ऊपर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इंटेंसिटी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके, तो पूछा क्या गया है, इफ r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये पूछा गया है। तो डेंसिटी आपको पता है कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है।
ओके जो सबसे ऊपर जो है आपको पता है कि सॉइल है, उसके नीचे डिफरेंट मटेरियल्स है और सबसे अंदर में लावा है। तो वही, लेकिन फिर भी हम जो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो डेंसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म लेते हैं। हालांकि यूनिफॉर्म है नहीं, लेकिन ऐसा एज्यूम किया गया है, बहुत बार एज्यूम कर दिया जाता है कि हाँ जो डेंसिटी है यूनिफॉर्म ले रहा है। ये ऑलरेडी कई बार दिया रहता है। यहाँ पे भी वैसे ही है कि मीन डेंसिटी का मतलब है कि आपको आप मान के चलिए कि यूनिफॉर्म है, और या जो वैल्यू आप निकालेंगे वो यूनिफॉर्म एवरेज के लिए निकालेंगे, एवरेज डेंसिटी के लिए निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो बेसिकली है क्या, तो जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप निकालेंगे तो जी की वैल्यू पता है आपको, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इन दोनों पे डिपेंड करता है। उसको उसके टर्म में आता है तो जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, जी एम बाई आर स्क्वायर ये आएगा। अब मास यहाँ पे हमें देखिए जी के टर्म में आंसर निकालना है, कैपिटल एम तो कहीं भी नहीं है, रो हमें फाइंड आउट करना है, डेंसिटी हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ, क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पे मास को डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, मास इक्वल टू रो इंटू वी। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम जो होगा एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी। अब ये मास जो होगा वो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये मास इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, तो G इक्वल टू जी कैपिटल एम ये आएगा, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ये आएगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि कुछ कैंसिल आउट करेंगे कुछ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमें डेंसिटी की वैल्यू निकल आएगी। हमें निकालना क्या है भाई, डेंसिटी तो ही निकालनी है, और ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 पाई और 3/4 पाई, और हमें ये निकालना है ना, तो जी के टर्म में आएगी 3G/4 पाई, कैपिटल जी आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल जी और आर भी आएगा, ये वैल्यू आएगी। ओके, ये वैल्यू आपके सामने आ रही, रो कौन सी वैल्यू है आप देख सकते हैं 3G, ये यहाँ पे आ रही है, ये आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, राइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन भी इसी से है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये भी, अगला क्वेश्चन भी इंटेंसिटी से ही होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही होगा, यहाँ पे है बेसिकली उसी टॉपिक के अंदर में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट कैसे डिसाइड होता है, वेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो होता है W इक्वल टू एम इंटू जी, यही तो वेट होगा। अगर जी की देखिए मास का तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, मास इज द कंटेंट ऑफ द बॉडी, मास इज द कंटेंट ऑफ द बॉडी, वो चेंज नहीं होने वाला है। चेंज क्या हो सकता है, जी चेंज हो सकता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकता है। सरफेस यानी कि सरफेस, अर्थ के सरफेस में, अर्थ का सरफेस का मतलब सी लेवल पे जो वैल्यू होती है, अगर ऊंचाई पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे तो वैल्यू चेंज करेगी, कम होगा। और अगर डेप्थ में जाएंगे, यानी कि आप सुरंग खोद दिया आपने और सुरंग खोद के अंदर घुस रहे हो, ओके, या कोल माइन में जा रहे हो, या कोई केव के अंदर जा रहे हो, जो कि जा रहा है रेडियस की तरफ जा रहा है, अर्थ की रेडियस की तरफ जा रहा है, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, ओके, तो वो जो वैल्यू होगी वो कम होगी, जो कि सी लेवल पे होगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि जी की जो वैल्यू होगी वो सी लेवल पे वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, या जी जो सी लेवल पे होगा वो ज्यादा होगा किससे, जो डेप्थ में गए, आप डेप्थ में गए उससे ज्यादा होगा। और यहाँ पे ठीक है, तो ये यानी कि कुल मिला के आप बोलेंगे कि जब जो यहाँ पे जी ज्यादा है, इसका मतलब जी कहाँ पे, सी लेवल पे, ठीक है ना, सी लेवल पे जो है वो वैल्यू जो होगा उससे आप ऊंचाई पे जाओगे तब भी जी घटता है, आप डेप्थ में जाओगे तब भी जी घटता है। यहाँ पे बोला गया है कि सी लेवल कोल माइंड, ओके, तो सी लेवल पे यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं W2 और यहाँ पे W1 बोल रहे हैं, और माउंटेन पे कितना बोल रहे हैं, माउंटेन पे W3 बोल रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, W2 बड़ा है, W1 से भी बड़ा है, और साथ में W2 बड़ा है W3 से भी,
ओके, W3 से। तो यहाँ पे आप निकाल सकते कंक्लूजन कौन सा निकाल सकते हैं, यानी कि कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि W2 जो है वो W1 से भी बड़ा है और साथ में W3 से भी बड़ा है। कौन सा हो सकता है, तो ये चीज आपको आएगी। अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछे कि माउंटेन वाला ज्यादा है कि कोल माइन वाला ज्यादा है, तो ये आप जब तक हाइट और डेप्थ की वैल्यू नहीं दी रखी है तब तक आप नहीं बता सकते, क्योंकि हाइट पे जाने पे भी चेंज होता है और डेप्थ में भी जाने पे भी चेंज होता है, लेकिन दोनों जो है ना, दोनों का चेंज होने का जो पैटर्न है अलग अलग है, दोनों का चेंज होने का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है, राइट। हाइट पे जाओगे तो डिफरेंट तरीके से वैल्यू चेंज होता है और जो डेप्थ में जाएगा तो उससे डिफरेंट तरीके से वैल्यू चेंज होता है, जो कि हम फॉर्मूला देख चुके हैं थ्योरी में। अगर इसका थ्योरी देखना है तो हमारा जो थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट ग्रेविटेशन, वन शॉट ग्रेविटेशन थ्योरी, उसमें आप जाइए, वहां पे आपको इसकी थ्योरी पूरी हमने एक्सप्लेन करी है। तो यहाँ से ओके, तो आप ये यहाँ पे ये तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये अगर कोई पूछे या कोई सोचे कि भाई जो माउंटेन वाला ज्यादा होगा या कोल माइन वाला, मतलब इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, माउंटेन वाला या कोल माइन वाला, तो ये नहीं बता सकते जब तक कि इनकी वैल्यू नहीं दे रखी है। ओके, दोनों का वैल्यू दे रखेगा तभी आप उसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट पे जाओगे तो हाइट में जो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है कुछ इस तरह से वैरी करती है, ओके, R/R+H, ये हाइट पे इस तरह से वैरी करती है, और जो डेप्थ में जो जाओगे वो कुछ इस तरह से वैरी करेंगे। दोनों का पैटर्न अलग अलग है, आप नहीं बोल सकते कि दोनों का सेम है, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, तो आगे इसके आगे मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टॉपिक के अंदर में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इंटेंसिटी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। द हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1/4। ओके, मतलब कि जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 1/4 कहाँ पे हो जाएगी, ऐसा ही कुछ पूछा गया, यानी कौन सी हाइट ऐसी है जहां पे यानी कि सपोज करिए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर है, यहाँ पे एट द सरफेस दैट इज इक्वल टू g, और ऐसे कौन से, मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट कितने हाइट पे आपकी जो वैल्यू होगी, तो GH सपोज करिए कि GH की वैल्यू होगी। अभी फॉर्मूला GH की वैल्यू कितना बोल रहे हैं, G से 1/4 बोल रहा है। ओके, जो भी जितना भी हाइट जितने भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे है उसका 1/4 कितने हाइट पे होगा, यानी कि उस हाइट में मैंने बोल दिया कि G/4, ये मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया। अब हमें देखना है कि भाई ये कितने हाइट पे, तो ऐसा आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो हाइट पे जो G की वैल्यू होती है कैसे होती है भाई, ये होती है ना 1+H/R। यहाँ पे जो H ले रहा हूं मैं फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ले रहा हूँ, ठीक है, ये सपोज करिए है। अब यहाँ से मेजर हो रहा है ये H जो मेजर हो रहा है यहाँ से हो रहा है, ओके, सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस से मेजर हो रहा है, ध्यान रखना है, सेंटर से नहीं है, ये सेंटर से लेंगे तो R को और ऐड करना पड़ेगा, R को इसमें एडिशन डालनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, मतलब ये कुछ कैलकुलेट हो जाए, कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल हो जाए, इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके स्क्वायर है भाई, तो ये आपका स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 यानी कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/2 का हो स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 1/1+H/R, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ रूट ले लें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 इक्वल टू 1/1+H/R, ऐसा दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आएगा कितना 1+H/R दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ से आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो H की वैल्यू जो आ रही है वो R के बराबर आ रही है, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, ये निकाल सकते हैं आप, कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे आप हो जाएगा, बस बहुत सही से आप निकाल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर क्वेश्चन देख लिया, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर देख लिया। अब हम चलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, क्वेश्चन थोड़ा सा ये ऐसा कॉन्सेप्चुअल टाइप का लग रहा है। इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप एक रेफरेंस ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे जीरो है, कहीं पे भी आप, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें सरफेस अर्थ के सरफेस पे कई बार हम लोग हम रेफरेंस लेते हैं, तो हाइट पे जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और डेप्थ पे जाते हैं तो नेगेटिव होता है। कई बार हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है हम किसी हाइट पे ही जीरो मान लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो डिफरेंट, अब बात करता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू अगर बताने का, तो फॉर्मूले के थ्रू बताने का ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये बोल रहा है कि जीरो है। आपको पता होगा ये फॉर्मूला की, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, dv इक्वल टू ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला आपको होपफुली पता होगा, राइट। यहाँ से तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा v इक्वल टू माइनस भी होगा, यहाँ पे माइनस होगा ऑफ कोर्स, ई डॉट डी आर, ओके, या ई डॉट मतलब भी इस अगर स्केलर फॉर्म में ही लिखे, मतलब 1D के लिए लिखे, वन डायमेंशन के लिए, तो ये v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ई डेल्टा आर। अब अगर किसी एक जगह पे एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो नहीं है ना। पोटेंशियल देखिए एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट जीरो है, मतलब कि सपोज करके v1 जीरो है, तो अगर v1 जीरो है फिर भी v2 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का बात नहीं कर रहा है, ओके। इंटरवल पूरे इंटरवल में जो है पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, ऐसा नहीं बोला गया है। ऐसा बोला गया है कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल, सपोज करें कि ये वाले को हम इसको जीरो मान भी लेते हैं, किसी दोनों में से किसी एक को भी, तो इसको मान लेंगे, अगर जीरो मान लेंगे तब भी ये तो बचेगा ना, यानी कि ई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ओके। ये मतलब नेसेसरीली जरूरी नहीं कि जीरो है, ये इसकी वैल्यू नेसेसरीली जीरो नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं कि ई की वैल्यू जीरो हो, करेक्ट है। समझ में आ गई बात, यानी कि ये द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट नेसेसरली जीरो, ये कोई जरूरी नहीं कि जीरो हो, राइट। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज में इसको रिपीट कर दूं, एक चीज, सपोज कर कि कोई शेल है शेल के अंदर फील्ड जीरो है, फील्ड जीरो होती है भाई, तो इसके अंदर जो भी जो होता है वो तो कांस्टेंट भी तो होती है ना, कांस्टेंट होता है, यानी कि डेल्टा v की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मतलब अगर डेल्टा v की वैल्यू जीरो है तो फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, ओके। डेल्टा v की वैल्यू जीरो अगर है तो फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर पूरा डेल्टा v नहीं, सिर्फ किसी जगह पे पोटेंशियल, किसी जगह पे आपने पोटेंशियल ले लिया जीरो, तो आपका वहां पे फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं, कोई जरूरी नहीं कि जीरो हो, नेसेसरली कोई जीरो नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो एक और अगर एग्जांपल देना चाहो अगर या लेना यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं दे दूं, तो देखिए सपोज करके इस तरह का है मेरे पास कोई फील्ड लाइंस इस तरह से है, फील्ड लाइंस इस तरह से है, ठीक है ना, फील्ड लाइंस इस तरह से है, राइट, इस तरह से फील्ड लाइंस दे रखी है, ये फील्ड लाइंस दे रखी है, राइट। इस जगह पे सपोज करिए पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और है, सपोज करिए v इक्वल टू 2 है, यहाँ पे v इक्वल टू 4 है, ऐसे करके, और ये यहाँ पे जो है ना ये वैल्यू v इक्वल टू -2 है, ऐसे करके। तो देखिए इस जगह पे पोटेंशियल जीरो है, लेकिन हर जगह मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो नहीं है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है ना, फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, समझे आप, फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नेसेसरी, कोई बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि हाँ भाई फील्ड पोटेंशियल किसी जगह पे जीरो है एक जगह पे तो उस जगह पे फील्ड भी जीरो होगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे ए पर्सन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लेते हैं, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से ध्यान दीजिए और ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ए पर्सन ब्रिंग्स ए मास ऑफ 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए, नॉर्मली मतलब एक्चुअली इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, क्योंकि वो हमारा रेफरेंस होता है, हम रेफरेंस उसको मानते हैं, तो वो हम वहाँ पे पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, ओके।
Initially, the mass was at rest, but it moves at a speed of this 2 मीटर पर सेकेंड as it reaches A. नॉर्मली जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल लेके आ रहे हैं उसको वेरी स्लोली लेके आ रहे हैं, वेरी वेरी स्लोली लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं भाई? अगर आप स्लोली नहीं लेके आते हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, मतलब कि वो स्पीड पकड़ लेगा। अगर आप उसको स्लोली नहीं लेके आ रहे हो तो क्या होगा? वो स्पीड पकड़ लेगा। स्पीड पकड़ने का मतलब कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर आ रहा है, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट चला गया काइनेटिक एनर्जी में और कुछ पार्ट रह जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये वैसा ही केस है जब हम इसको स्लोली नहीं लेके आ रहे हैं, मतलब किसी पॉइंट पे लाते लाते उसमें वेलोसिटी आ चुकी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, वही वाला केस है। ओके, तो ये यहाँ से देखिए 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। सपोज करिए पॉइंट ए है और हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी, ठीक है ना, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। ओके, इनिशियली द मास वाज एट रेस्ट बट इट मूव्स एट ए स्पीड ऑफ दिस वन एज इट रीचेज ए। इस जगह पे जो मास आप लेके आ रहे हो वो मास यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है, और ये वेलोसिटी कुछ है। ये वेलोसिटी कितनी है भाई? 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द मास इज दिस वन। तो भाई वहां से यहाँ लेके आया तो कुछ काम भी किया, जो एक्सटर्नल पर्सन है या मैन है वो यहाँ से यहाँ लेके आया, तो कितना काम किया? तो ये आया कि ये लेके आया, इतना काम किया। ओके, इतना काम किया। दिस इज द वर्क डन बाय मैन। ओके, या वर्क, इसको हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल पर्सन ने काम किया, -3 जूल का। ओके, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल मैन या एक्सटर्नल पर्सन। द पोटेंशियल एट V, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल इस जगह पे पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर आप इसको सोचिए थोड़ा सा एक दो सेकंड के लिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और साथ में कोई एक्सटर्नल कोई आदमी भी है, वो भी कुछ काम कर रहा है। मतलब कि ग्रेविटेशनल, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या क्या है? एक्सटर्नल फोर्स भी है प्लस कंजर्वेटिव फोर्स भी है, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों वर्क कर रहे हैं, और साथ में पार्टिकल की स्पीड भी चेंज हो रही है। हमें क्या लगाना चाहिए मुझे? तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए बिल्कुल सुटेबल, जहाँ पे भी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हो और वर्क डन भी हो रहा हो, और डिफरेंट तरह के कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सबसे वहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे हमारे दिमाग में आता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? W work done by all forces, that is equal to change in kinetic energy. That is equal to change in kinetic energy. That means K final minus K initial. करेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल, कौन कौन से काम कर रहे हैं भाई? वर्क डन कौन कर रहा है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो वर्क डन कर रहा है, और दूसरा कौन कर रहा है? तो ये एक्सटर्नल, मतलब कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ओके, दैट इज इक्वल टू फाइनल। देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इन्होंने दे रखा है कि स्पीड इतनी है, तो स्पीड इतनी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ m की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू V स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ओके, माइनस K इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि शुरू में रेस्ट में थे, तो रेस्ट में था, देखो ये दे रखा है, शुरू में रेस्ट में था मास, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी थी? 0। ओके, काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0 थी, और यहाँ पे आते आते ही वेलोसिटी आई है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं थी इसके पास, राइट? ये वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये कितना आया? पर्सन वर्क डन बाय पर्सन क्या है? तो वर्क डन बाय पर्सन आया है ये -2, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन माइनस, ये प्लस ऑफ माइनस, तो -2 3 कर देंगे, और दैट इज इक्वल टू 4/2, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो माइनस कितना हो जाएगा? 5 जूल। ओके, 5 जूल। अब आपको तो क्या निकालना है? आपको तो पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल आपको पता होगा कि एक रिलेशन मैंने दिया था जब हम थ्योरी में पढ़ा रहा था, इसका वन शॉट थ्योरी ग्रेविटेशन का, उसमें मैंने बताया आपको कि ये चीज बताया मैंने कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दैट इज इक्वल टू चेंज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज मैंने बताया था आपको कि वर्क डन
ठीक है, ये चीज हमने बताया है कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ओके, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, ओके, इंटरनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल फोर्स कौन है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एट ए, तो ये क्या होगा, इसका हम यूज करेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और ये किसी जगह में पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना, 0, ओके, माइनस चेंज जो आएगा, चेंज यानी कि ये क्या होगा, दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो माइनस ऑफ 5, तो यू की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आ जाएगा, -5। कौन सा आ रहा है, दिख रहा, ये चीज, ठीक है, ये चीज वर्क एनर्जी थ्योरम। और साथ में आपको ये चीज ध्यान रखना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है, स्टोर हो जाता है, और दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, जो कि इंटरनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा उसका नेगेटिव, ये यहाँ पे वही चेंज इन पोटेंशियल होगा, राइट। तो यहाँ पे होपफुली आप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये सैटेलाइट से है, अगला क्वेश्चन जो है सैटेलाइट से है, क्योंकि हमें तो पूरे चैप्टर को लेते हुए चल रहा है, हमें पूरे चैप्टर को कवर करना है। तो यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पे। देखेंगे जरा आप इसको कि एक्सपेक्ट यहाँ दे रखा है इन्होंने, प्लेनेट इज मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इफ टी वी ई एंड एल आर रिस्पेक्टिवली इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमें फाइनली क्या करना है भाई, तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो है दे रखा है इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी, किसी द काइनेटिक एनर्जी के ई काइनेटिक एनर्जी, ये जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये जो होगा वो टोटल एनर्जी होगा, ओके, टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये है आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम, सही है, एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर प्लैनेट जो है ना इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है प्लैनेट अगर मूव कर रहा है, और यहाँ पे सन है, और सपोज करिए कि यहाँ पे इधर में ये अर्थ है, या कोई भी प्लैनेट अगर लेते हैं हम, ये जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, बताइए। ये जो फोर्स लग रहा है, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लगता है, और कोई फोर्स लगता है क्या, नहीं, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वहाँ पे, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है यानी वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी और ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ओके, स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिसाइसली कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर में, ओके। मतलब कि अगर देखिए ये जब ये रोटेट करेगा, रिवॉल्व करता है, तो जो कहीं पे स्पीड ज्यादा हो गई तो कहीं पे स्पीड कम हो गई, तो जहाँ पे ज्यादा हो गई स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर यहाँ पे इधर आएगा तो फिर यहाँ पे आपका स्पीड कम हो गया लेकिन सेपरेशन ज्यादा हो गया। तो ये जो चीज है मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा, और ये इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, क्योंकि वो आपका यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगा वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो कंजर्वेटिव होगा। अब देखिए जो एनर्जी, अब एक और चीज है कि ये अर्थ जो है वो सन को छोड़ के भाग नहीं जाता, भागेगा नहीं ना, क्यों, अपने से नहीं भागेगा, जब तक आप इसमें कुछ एनर्जी नहीं देते हो तब तक ये नहीं भागने वाला, ओके। इसका मतलब क्या है, बाउंडेड, किसको बोलते हैं, बाउंडेड सिस्टम, ओके, बाउंडेड सिस्टम। ये इसका मतलब भाई बाउंडेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी जो होगी बाउंडेड एनर्जी, बाउंडेड सिस्टम की वो होती है नेगेटिव, राइट, समझ में आई बात। तो यहाँ पे अब ये चीज आपको ये इतनी सारी चीजें देख समझने के बाद आप ये देख सकते हो, टी इज कंजर्व, टी यानी कि टोटल क्या है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, क्या सही है, नहीं, स्पीड चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ओके, स्पीड चेंज होगा तो ये चेंज होगा, मतलब सही नहीं है। उसके बाद V इज ऑलवेज पॉजिटिव, V मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी और ही इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी नहीं है,
पॉसिबल, ये भी गलत है। क्यों भाई? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालेंगे, इसको पॉइंट मास मानेंगे, इसको पॉइंट मास मानेंगे, तो इनके बीच का जो भी सेपरेशन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा माइनस जी एम ऑफ सन इंटू एम ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर। ओके, अब माइनस रहेगा, तो ये जो है, लेकिन ये आपको बाइंडेड एनर्जी, जो आपको टोटल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि बाउंडेड सिस्टम है, अपने आप अर्थ छोड़ के भाग नहीं रहा है। एल, ओके समझ में, इसको भी चेक कर लेते हैं। एल इज कंजर्व बट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल विल कंटिन्यूअसली चेंज। ये तो सही बात है आधा कि भाई एल कंजर्व होगा। एल कंजर्व कैसे होगा? क्योंकि भाई पता है आपको टॉर्क जीरो होता है, और टॉर्क जीरो होगा तो फिर एल कंजर्व मतलब टाउ जो होगा, टाउ लिखते हो, दैट इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ऐसे तो लिखते हो आप। तो ये टॉर्क जीरो होता है, तो फिर ये एल जो होता है कंजर्व होता है। ये तो सही है, ये सही, लेकिन इसका दूसरा वाला पार्ट ये गलत है। ये वाला पार्ट, ये एल विल कंटिन्यूअसली चेंज, ये एल चेंज नहीं होगा कंटिन्यूअसली। ओके, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? देख लेते हैं भाई, डायरेक्शन निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज करके भी है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है भी। अब आप इसको एक्सिस मानेंगे, सन को एक्सिस मानेंगे, तो ये घूम रहा है ऐसे। तो जब ऐसे मूवमेंट का जो सेंस ऐसे है, मूवमेंट का सेंस ऐसे है, तो ये जो है ना, ये थंब का डायरेक्शन जो है वो आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा। ऐसे घूम रहा है तो थंब जो है ना, थंब आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा। और ये थंब आपको एनी टाइम, किसी भी टाइम, कहीं पे भी ये जा रहा है पार्टिकल, हमेशा आउटसाइड ही दिखा रहा है। कहीं पे भी चला जाए तो ये आउटसाइड, यानी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है चेंज कर रहा है, लेकिन ऐसा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्शन, वो आउटसाइड द प्लेन रहेगा। अगर इस वाले के फिगर के अकॉर्डिंग देखेगा, अगर इसका इधर मैं डायरेक्शन दिखाता तो इनसाइड द प्लेन, हमेशा डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, हमेशा अंदर ही रहता है या बाहर ही रहता है प्लेन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी से रिलेटेड है, सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड। ओके, सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। द orbital velocity of an artificial satellite in a circular orbit just above the Earth's surface is v. Okay, just above the Earth's surface is for a satellite orbiting at an altitude of half of the Earth's radius. देख लेते हैं फिगर बना के। ठीक है, यहाँ पे अब ये हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट है, हाइट की वैल्यू जो होगी वो कितनी है? r/2, r/2 ऐसे दे रखा है इन्होंने क्वेश्चंस। ओके, फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एंड एल्टीट्यूड हाफ ऑफ द अर्थ। तो ये जो है आपका समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो अब अगर मान ली कि वेलोसिटी ऑफ एन ये दे रखा है सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट एबव दे रखा है, जस्ट एबव, ये वाला भी चीज खोज रहा था, जस्ट एबव वो कितनी है? v है। जस्ट एबव का क्या मतलब है? यानी नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। ओके, अगर देखिए ये जो अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ पे सपोज करिए कोई यहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। भाई एक और डायग्राम बना दूं क्या? चलो ले लो आप, सपोज करके ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ एक सैटेलाइट है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ, क्या बोल दो भाई? वाई बोल देता हूँ। तो टोटल जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? r प्लस वाई होगी। ओके, RE प्लस वाई होगी, RE प्लस वाई, सही है, RE प्लस वाई। अब इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v और ऑर्बिटल वो कितनी होती है? √GME/r, सेंटर से हम डिस्टेंस लेंगे, RE प्लस वाई। अगर नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ है, नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ है, रेडियस कितना होता है अर्थ का? 6400 किलोमीटर। अगर रेडियस मतलब ये बोल रहा है कि नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ है, इसका मतलब कि यानी कि y इज मच लेसर देन RE। इसका मतलब है कि इसको क्या कर सकते हैं आप? इग्नोर कर सकते हैं, ऐसे इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और जाएगा और कुछ नहीं। ME यहाँ पे RE की वैल्यू ले लीजिए बाहर, और 1 + y/RE। ओके, जब इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है तो y/RE की जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट 0 होगी। ओके, नियर अबाउट मतलब टेंडिंग टू 0 होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको आप 0 मान सकते हैं। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? यहाँ से भी ऑर्बिटल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू √GME/RE। ओके, GME/RE। ध्यान रखना है, ये किसके लिए है? ये तभी है जब
ये तभी है जब नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ बोलेंगे, हर किस केस में नहीं, हर केस में नहीं, हर केस में तो फॉर्मूला एक ही लगेगा, अंडर रूट ऑफ GM बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब कि सेंटर से डिस्टेंस। ओके, ये स्पेशली बोला गया है कि नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इसीलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, हर जगह नहीं लिखेंगे। करेक्ट है। अब आते हैं कि जो इन्होंने बोल रखा है कि भाई क्या है, फॉर ए सेटेलाइट ऑर्बिटिंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये हाफ ऑफ द अर्थ ले रहे हैं तो ये इसको स्मॉल नहीं ले सकते, आप स्मॉल नहीं ले सकते, क्योंकि ये h इस रेडियस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल नहीं है। इस बार ये h रेडियस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल नहीं है। ओके, तो इसको हम नहीं ले सकते। मतलब क्या बोला कि इस बार जो v ऑर्बिटल, भाई डैश ले ले तो इसको, तो v ऑर्बिटल और ये जो लिखेंगे आप, ये क्या लिखेंगे, GME बाई r प्लस h। ओके, और ये आएगा r प्लस h। ओके, और इसमें से r को बाहर ले लेंगे, अगर r को बाहर ले लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ GME बाई, यहाँ पे क्या लेंगे r 1 प्लस h बाई r। ओके, अब ये जो चीज है कौन सा चीज है भाई, तो ये वाला चीज है जो यहाँ से ये वाला चीज, इसका ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये v के बराबर, v के बराबर, ये v हम यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते। और h की वैल्यू आप डाल दीजिए, h की वैल्यू तो r/2 होगा ही, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप, मतलब इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं g, एक स्टेप और ले लीजिए, चलिए एक स्टेप और ले लीजिए r, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3/2 r आएगा, मतलब नहीं r नहीं आएगा, ऑलरेडी आप ले चुके हैं यहाँ पे, तो r नहीं आएगा, तो r 3/2 आएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो क्या है, क्या आएगा, इसको आप लिख सकते हैं, ये वाला जो चीज आएगा, ये वाला, ये इतना, मतलब कि ये रूट ऑफ दिस वन, ये किसके बराबर होगा भाई, तो ये होगा यहाँ से इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो ये आएगा v बाई ये अंडर रूट ऑफ 2/3, अंडर रूट ऑफ 2/3। ओके, यहाँ से तो कौन सा आंसर होना चाहिए भाई, ये वाला आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी सेटेलाइट मोशन से ही है। सेटेलाइट मोशन के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सेटेलाइट मोशन का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। इसकी जो थ्योरी है वन शॉट ग्रेविटेशन में आप देख सकते हो वहाँ पे, और काफ़ी कम टाइम में आप कवर कर सकते हो। ओके, तो आप देख लीजिएगा हम हमारे उस चैनल पे। ओके, फाइनली इसमें चलते हैं नेक्स्ट। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट इज v। एस्केप एक प्लैनेट है जिससे एस्केप वेलोसिटी इतनी दे रखी है। इफ इट्स मास एंड रेडियस बिकम 4 and 2 times, ओके, ये बोल रहा है कि 4 और 2 times रिस्पेक्टिवली, देन द एस्केप वेलोसिटी विल बी। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm बाई r, ये हम पढ़ चुके हैं किसी प्लैनेट, मतलब बेसिकली अर्थ के लिए हमने पढ़ा था, तो ये सारे प्लैनेट्स के लिए वैलिड होगा। ओके, तो अर्थ जो भी, ये अर्थ का मास है और अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास और ये अर्थ का रेडियस है। अब आप क्या करते हो, यहाँ इसको इन्होंने वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, v दे रखी है। ये बोला इन्होंने कि ये v है, जैसा ये दे रखा है। अब इन्होंने बोला कि नया जो मास है यानी कि m डैश, वो कितना है भाई, इस मास एंड रेडियस बिकम 4 times 4m एंड रेडियस जो आएगा r डैश इक्वल टू 2r। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी यानी कि जो नया v ये आएगा दैट इज इक्वल टू 2gm, m कितना है भाई, ये m डैश, नया जो आएगा वो 4m बाई 2r, और ये जो है v डैश आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है भाई। यहाँ पे क्या कट रहा है देखते हैं, बेसिकली 4m बाई 2r, तो यहाँ से इसको ये कैंसिल कर सकते हैं आप। और ठीक है, यही तो दे रखा है ना, इस मास एंड रेडियस बिकम 4 times, मास 4 times हो गया, रेडियस 2 times हो गया। फॉर्मूला आपका वही लगेगा एस्केप वेलोसिटी का। तो ये जो आएगी v डैश दैट इज इक्वल टू इतना, और यहाँ पे v डैश की वैल्यू। अब ये और ये दोनों इक्वेशंस, मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि v डैश, ओके, 2 में डिवाइड कर दीजिए 1 से, 2 में डिवाइड कर दीजिए तो v डैश बाई v इक्वल टू v डैश बाई v, यानी इसमें इससे डिवाइड कर रहे हैं,
इसमें इससे डिवाइड, तो ये GM बाय आर कट जाएगा, GM बाय आर कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई, तो 4/2, 4/2 दिस इज √2 आएगा, और v डैश की वैल्यू आएगी √2 v आ जाएगी। ओके, तो कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, ये वाला आंसर हो जाना चाहिए। ओके,